बच्चों हमने हमारा 4th चैप्टर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत समाप्त कर दिया, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। हमने जाना कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में आगम वक्र किस प्रकार बनाए जाते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार से होता है, पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म किस प्रकार से अपना लाभ अधिकतम करती है, बाजार पूर्ति क्या होती है, इन सभी का अध्ययन हमने इस लेसन में किया। अब लेसन समाप्त होने के बाद हम सॉल्व करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सुविधा की दृष्टि से 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे फर्स्ट पार्ट का, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों इसका, कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं। तो हमने जब लेसन स्टार्ट किया था तो उसके फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से विशेषताएं लिखी हुई हैं आपको उसी तरीके से आंसर में अपने लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, पहला है इसका, क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है। वे आपस में क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते रहते हैं। इसीलिए ना तो क्रेता और ना ही विक्रेता मांग और पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते, वे कीमत को भी प्रभावित नहीं कर पाते। इसी तरीके से लिखना है आपको, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, इसलिए अकेला विक्रेता या क्रेता मांग या पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अत्यधिक होती है। तो उद्योगों में उनकी स्थिति भी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। अगली विशेषता आप लिखेंगे, समरूप वस्तु का उत्पादन। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता आदि में एक जैसी होती है, इसीलिए उन वस्तुओं की कीमत भी क्या होती है, पूरे बाजार में एक जैसी होती है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप, रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता, पैकिंग आदि में समान होती हैं। ये जो वस्तुएं होती हैं वो पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं। पूर्ण प्रतिस्थापन अर्थात एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को पूर्ण तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसकी आड़ी लोच कैसी होती है, शून्य होती है। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु है मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। जो अगली विशेषताएं आपको लिखनी है, प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता। जैसा कि हमने लेसन में भी पढ़ा था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो फर्में हैं वो क्या होती हैं, उद्योगों में से आसानी से तो प्रवेश कर सकती हैं और आसानी से बहिर्गमन कर सकती हैं। तो प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। यदि अल्पकाल में फर्मों को क्या दिखाई देता है, उद्योगों में लाभ दिखाई देता है, तो बहुत सारी फर्में आकर्षित होकर प्रवेश कर जाती हैं, और यदि क्या दिखाई देती है, हानि, तो बहुत सारी फर्में बहिर्गमन भी कर जाती हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है, दीर्घकाल में उद्योगों में फर्मों को आगमन व बहिर्गमन करने की स्वतंत्रता, अतः फर्मों को दीर्घकाल में क्या प्राप्त होता है, सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अल्पकाल में असामान्य लाभ यदि प्राप्त होता हुआ दिखता है तो नई फर्में क्या होती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, और यदि अल्पकाल में हानि होती है तो उद्योगों से फर्मों का क्या हो जाता है, बहिर्गमन हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो वस्तुएं हैं उनकी एक ही कीमत प्रचलित होती है। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि साधनों की क्या पाई जाती है, पूर्ण गतिशीलता। एक साधन दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है। साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होते हैं, पूर्ण गतिशील होते हैं। इसलिए साधनों की कीमत क्या होती है, कोई साधन दुर्लभ नहीं होता, सब साधनों की कीमत समान सी होती है, इसीलिए वस्तुओं की कीमत भी कैसी होती है, समान होती है। अगली विशेषता लिखनी है आपको, क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी। जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा है उसमें क्रेताओं को और विक्रेताओं दोनों को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, इसीलिए ना तो क्रेता अधिक कीमत दे पाता है और ना ही विक्रेता अधिक कीमत वसूल पाता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, क्रेता और विक्रेताओं को प्रचलित कीमत की जानकारी है, कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य नहीं ले सकता है। अगली जो विशेषता लिखनी है आपको, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। यहाँ पर एक वस्तु को दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी प्रकार की परिवहन लागतें नहीं लगती। यदि परिवहन लागतें लगती तो वस्तु की कीमत क्या होती, अलग अलग होती है, क्योंकि जो वस्तु की कीमत है उसमें परिवहन लागतों को भी जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ परिवहन लागतें ही नहीं पाई जाती है। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने की कोई लागत नहीं होती, अतः वस्तु की कीमत समान रहने की प्रवृत्ति होती है। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति के कारण ही पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना की जा सकती है, इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता मानी जा सकती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है फर्म कीमत ग्राही होती है। जो उद्योगों में कीमत का निर्धारण होता है उसको फर्म क्या करती है, ग्रहण करती है, और उस कीमत ग्रहण पर वो मात्रा को क्या करती है, समायोजन करती है, मतलब मात्रा समायोजक होती है। गला काट प्रतियोगिता, यहाँ पर कैसी प्रतियोगिता पाई जाती है, गला काट प्रतियोगिता, अर्थात क्रेता और जो विक्रेता इतने सारे होते हैं उनमें बहुत अधिक कंपटीशन होता है, वे एक दूसरे को बहुत अधिक टक्कर देते हैं, इसीलिए यहाँ कट थ्रॉट कंपटीशन पाया जाता है। विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, अतः इस
अवधारणा को गला काट प्रतियोगिता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएं लिखनी है। आगे समझ में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एक फर्म की संप्राप्ति, हमने रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था, आगम के बारे में पढ़ा था, वही है संप्राप्ति, बाजार कीमत और उसके द्वारा बेची गई मात्रा से क्या संबंध है। हमने पढ़ा था जो रेवेन्यू होता है, कुल आगम होता है, वो कैसे ज्ञात करते हैं, वस्तु की कीमत में वस्तु की मात्रा का गुणा करके। तो बस यही संबंध होता है। आपको इस तरीके से लिखना है, कुल संप्राप्ति क्या होती है, कीमत गुणा बेची गई मात्रा, TRP इंटू Q। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है, कीमत रेखा क्या है। तो बच्चों आप ये कीमत रेखा, बजट रेखा वहाँ पर मत पहुँच जाना। यहाँ पर कीमत रेखा अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में जो AR बराबर MR होता है, तो AR क्या होती है, औसत आगम कीमत को भी दर्शाती है। हमने बताया था कि वही क्या होता है, औसत आगमी क्या होता है, मांग वक्र होता है। तो वही क्या होती है, एक्स अक्ष के समानांतर कीमत रेखा होती है। कि कीमत रेखा एक समतल सरल रेखा होती है, इस तरीके से बनती है ना पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बाजार ली जाने वाली बाजार कीमत को दर्शाती है। भी जो कीमत वसूली जाती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म के द्वारा, उसको दर्शाती है। समतल सीधी रेखा होती है। कैसी होती है, समतल, क्योंकि फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित बाजार कीमत को स्वीकार करता है। कि जो फर्म किसके द्वारा निर्धारित कीमत को लेता है, जो उद्योगों में निर्धारित होती है उसका अनुसरण करती है। बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर एक फर्म चाहे तो जितनी मात्रा बेच सकती है, कीमत वही रहेगी, तो चाहे वो जितनी मात्रा वो बेच सकती है। ऐसे में वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, जिसे हम वक्र की कीमत रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कीमत स्वीकारक फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा क्यों होती है, यह वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरता है। तो बच्चों हमने TR बनाया था, कुल आगम वक्र, इस तरीके से कैसा होता है, ये ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा, ऊपर की ओर ढाल लिए हुए सीधी रेखा क्यों होती है, तो यहाँ पर यही पूछा है। तो इसका आंसर आपको क्या देखना है कि कुल संप्राप्ति वक्र की प्रवणता सीमांत संप्राप्ति द्वारा निर्धारित होती है। कि हम कैसे निकालते हैं, जो TR है उसके लिए हम क्या करते हैं, MR का टोटल करते हैं, यही करते हैं ना। हम MR ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं, कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। और जो TR है, इसका जो ढाल है वो किसको दर्शाता है, MR को। तो ये एक सीधी रेखा है, इसका मतलब क्या होगा, MR समान है, मतलब समान रूप से क्या हो रहा है, MR बदल रहा है। तो हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, MR समान रूप से बदलता है और वो किसके बराबर हो जाता है, AR के बराबर हो जाता है। इसीलिए जो TR है वो कैसी होती है, सीधी रेखा। तो आपको यही लिखना है कि एक कीमत स्वीकारक फर्म में बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होने के कारण, वस्तुएं समरूप होने के कारण वस्तु की कीमत बाजार मांग और बाजार पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। जो वस्तु की कीमत उद्योगों में निर्धारित होती है, किसके द्वारा, बाजार मांग और बाजार पूर्ति के द्वारा। ऐसे में AR वक्र कैसा हो जाता है, एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है, क्योंकि कीमत किसके द्वारा निर्धारित हो रही है, उद्योगों में, फर्म केवल उसका अनुसरण कर रही है, तो इसीलिए AR कीमत के बराबर हो गया। AR स्थिर होने से MR भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तथा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर AR बराबर क्या होते हैं, MR। अतः TR वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा होता है। यह एक उद्गम से गुजरता है, क्योंकि बिक्री की मात्रा यदि शून्य होती है तो कुल संप्राप्ति भी क्या होती है, शून्य होती है। उद्गम से मतलब यहाँ जो मेन जीरो है, यहाँ से उद्गम होने का नज़र मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात कि जो यदि जीरो है, बिक्री की मात्रा क्या है, यदि जीरो है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बिक्री की मात्रा शून्य है, तो इसका मतलब कुल संप्राप्ति भी क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि कुछ बिकेगा नहीं तो कुल आगम भी कुछ भी नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है कि एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है। अब आपको बताना है कि कीमत P और AR दोनों में क्या संबंध है। तो हमने बताया था ना कि P बराबर क्या होता है, AR होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो कीमत है वो औसत आगम के बराबर होती है। कुल संप्राप्ति बाजार में क्या होता है, कीमत बेची गई मात्रा। औसत संप्राप्ति कैसे ज्ञात करते हैं, कुल संप्राप्ति में हम बेची गई मात्रा का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। औसत संप्राप्ति कुल संप्राप्ति कैसे ज्ञात करते हैं, बाजार कीमत और बेची गई मात्रा बटे बेची गई मात्रा करेंगे। यदि बेची गई मात्रा और बेची गई मात्रा को यदि हम काट देते हैं तो क्या बचता है हमारा, औसत संप्राप्ति बराबर बाजार कीमत। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो AR है वो कैसे ज्ञात करते हैं हम, TR में Q का भाग लगाकर। तो AR है वो में TR कैसे ज्ञात करते हैं हम, P इंटू Q, और यहाँ पर
क्यू, बेची गई मात्रा क्यू, क्यू से यदि क्यू कट हो जाता है तो औसत संप्राप्ति किसके बराबर हो जाती है, कीमत के बराबर हो जाती है। यही यहाँ पर पूछा है कि औसत संप्राप्ति और बाजार कीमत में क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, आ गया। आगे है, एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध है। अब हमें पी में और एमआर में संबंध बताना है, पी में और एमआर में। तो ये दोनों क्या होते हैं, स्वीकारक फर्म है, कीमत को स्वीकार कर रही है, तो बाजार कीमत एमआर के बराबर होती है। पी बराबर क्या होती है, बराबर एमआर होती है। अगला प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म की सकारात्मक उत्पादन करने की क्या शर्तें हैं। हमने पढ़ा था कि फर्म किस प्रकार से अपना लाभ अधिकतम करती है, तो लाभ अधिकतम करने की हमने शर्तें भी पढ़ी थी कि यहाँ पर फर्म का लाभ अधिकतम होता है। तो उसकी शर्तें, 3 शर्तें पढ़ी थी, याद है ना आपको। यदि आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है, उसके डायग्राम्स वगैरह देखे हैं तो आपको याद होगा। तो 3 शर्तें पढ़ी थी। जो पहली शर्त है वो क्या है, कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। पी बराबर क्या होना चाहिए, एमसी, या हम कह सकते हैं एमआर बराबर क्या होना चाहिए, एमसी होना चाहिए। जो एमसी वक्र है, संतुलन पर जो सीमांत लागत है वो हासमान नहीं होनी चाहिए। जो एमसी वक्र है वो जो एमआर वक्र है उसको कहाँ से काटना चाहिए, नीचे से काटना चाहिए, ऊपर से नहीं काटना चाहिए। अर्थात सीमांत लागत वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए, हासमान नहीं होना चाहिए। जो तीसरा था वो है संतुलन पर अल्पकाल में, अल्पकाल में तो क्या होनी चाहिए, जो कीमत है वो औसत परिवर्तित लागत की तुलना में क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हमने बार बार इस चीज़ का अध्ययन किया था, बार बार बोली थी ये वाली बात कि जो कीमत है अल्पकाल में जो एक फर्म है वो औसत परिवर्तनशील लागतों के बराबर या उससे अधिक ही लेगी। उससे कम कीमत यदि लेती होती है तो फर्म अपना उत्पादन क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो पी क्या होगा, एबीसी से या तो अधिक होगा या बराबर होगा। और यदि दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में जो कीमत है वो औसत लागत, क्योंकि दीर्घकाल में कोई स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में भेद नहीं होता, सारी लागतें कैसी होती है, परिवर्तनशील लागतें होती हैं। तो दीर्घकाल में पी और एसी को यदि हम देखते हैं तो कीमत एसी से अधिक होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो यही शर्त है, दीर्घकाल में कीमत औसत लागत की तुलना में या तो अधिक हो या फिर समान हो। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है, जैसा कि हमने भी शर्तें पढ़ी उसी हिसाब से है ये क्वेश्चन कि P बराबर MC यदि नहीं है, क्योंकि हमने पहली शर्त तो यही पढ़ी थी कि कीमत क्या होनी चाहिए, सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। तो उसकी निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है, तो व्याख्या कीजिए। तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। अल्पकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है, उसकी निर्गत का स्तर सकारात्मक भी नहीं हो सकता। निर्गत स्तर के सकारात्मक होने के लिए बाजार कीमत का सीमांत लागत के बराबर होना जरूरी है, जो कि हमारी पहली शर्त थी। इसका विश्लेषण हम 2 स्थिति में कर सकते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था दोनों स्थितियों की, कि यदि कीमत सीमांत लागत से अधिक हो और यदि कीमत सीमांत लागत से कम हो तो फिर क्या होगा, लाभ अधिकतमीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि कीमत सीमांत लागत से अधिक हो। पहली जो सिचुएशन है वो क्या है, कीमत सीमांत लागत से अधिक है, कीमत सीमांत लागत से अधिक है। तो यदि संतुलन पर P कीमत सीमांत लागत से अधिक है तो संतुलन पर लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता। यदि कीमत सीमांत लागत से अधिक हो तो फर्म विभिन्न संतुलन पर क्या करेगी, अलग अलग लाभ प्राप्त करेगी, किंतु किसी भी बिंदु पर उसको लाभ अधिकतमीकरण प्राप्त नहीं होगा। देखो हमने ये वाला डायग्राम भी बनाया था इसके लिए, MC। ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि MC वक्र क्या होना चाहिए, नीचे से वो काटता हुआ होना चाहिए, ऊपर से काटता हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ कीमत है और यहाँ पर सीमांत लागत क्या है, कम। तो यदि हम ये डिफरेंट बिंदुओं की तुलना करें तो इनमें सब में क्या होगा, लाभ अलग अलग होगा, लेकिन किसी भी बिंदु पर लाभ अधिकतम नहीं होगा। यदि इस बिंदु से इस बिंदु पर जाएंगे तो लाभ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस बिंदु पर लाभ अधिकतम होगा। ठीक है, आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं E1 Q और Q1। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं की तुलना करके हमने चैप्टर में देखी भी थी। ठीक है, जो अगली चीज़ है वो है कीमत सीमांत लागत से कम हो। यदि कीमत क्या हो, सीमांत लागत से कम हो, तो तब भी वही सिचुएशन होगी कि यदि कीमत सीमांत लागत से कम हो तो अलग अलग बिंदु पर क्या होगा, अलग अलग लाभ प्राप्त होगा और किसी भी बिंदु पर लाभ अधिकतमीकरण नहीं होगा। यदि संतुलन पर MC अधिक है तो संतुलन पर लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता। कीमत सीमांत लागत से कम हो तो वहाँ विभिन्न बिंदुओं की तुलना करने पर लाभ की मात्रा क्या होगी, अलग अलग, और कम संतुलन बिंदु पर अधिक संतुलन बिंदु की अपेक्षा क्या होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए आप फिर से डायग्राम बनाएंगे, MC
AR बराबर MRP। तो हम बता रहे थे कि यदि क्या हो, कीमत कम हो और सीमांत लागत अधिक हो। यहाँ सीमांत लागत क्या है, अधिक है, और कीमत क्या है, कम है। कीमत तो यहाँ पर रह गई और ये सीमांत लागत क्या है, ऊपर की तरफ। तो बच्चों इसमें हम क्या देखेंगे कि इस बिंदु की तुलना से यदि इस बिंदु पर देखें, कम वाले बिंदु पर देखें, तो अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सीमांत लागत क्या है, यहाँ पर घटती हुई है ना, इसीलिए। और वहाँ पर सीमांत लागत क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ इसकी अपेक्षा इस बिंदु पर क्या होगा, अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। और लेकिन इन दोनों में से किसी भी बिंदु पर हम नहीं कह सकते कि लाभ अधिकतम होगा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो लाभ बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से पीछे बढ़ते हैं तो लाभ कम होता चला जाएगा, लेकिन किसी भी बिंदु पर लाभ अधिकतमकरण नहीं होगा। लाभ अधिकतमकरण के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला बिंदु होना चाहिए, जहाँ पर P बराबर क्या हो, MC हो। यहाँ पर क्या होगा, लाभ अधिकतमीकरण होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन कर सकती है जब सीमांत लागत घट रही हो। तो हम कितनी बार बोल चुके हैं कि सीमांत लागत जब घट रही होगी तो फर्म कभी भी सकारात्मक निर्गत स्तर अर्थात लाभ अधिकतम नहीं कर सकती। लाभ अधिकतमकरण के लिए सीमांत लागत का बढ़ता हुआ होना अति आवश्यक है। तो इसमें नहीं आंसर आएगा। वही इस तरह से डायग्राम बनाइए आप, AR बराबर MR। अब तो याद हो गया होगा आपको ये डायग्राम। MC ये दो बिंदु है, Q और Q1, E और E1। तो फर्म इस बिंदु पर कभी भी अपना संतुलन स्थापित नहीं करेगी, लाभ अधिकतम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर सीमांत लागत क्या है, घटती हुई है। अब इसके बाद आप देख रहे हो घटती उसके बाद सीमांत लागत बढ़ने लग गई और P के बराबर हो गई। तो इस Q1 बिंदु पर फर्म लाभ अधिकतम करेगी, क्योंकि इस बिंदु के बाद भी फर्म को लगेगा कि उत्पादन तो बढ़ रहा है ना, कि और उत्पादन किया जाए और उत्पादन किया जाए, तो फर्म फिर यहाँ पर अपना संतुलन स्थापित करेगी। यही आंसर लिखा है कि एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकती। जो हमने बताया ना कि यहाँ पर जब सीमांत लागत क्या हो रही हो, घट रही हो। सीमांत लागत यदि घट रही है तो फर्म का लाभ अधिकतमीकरण नहीं होगा। लाभ अधिकतमीकरण के लिए जो दूसरी शर्त थी वो यही थी कि सीमांत लागत बढ़ती हुई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या अल्पकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकती है यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से क्या है, कम है। हमें ये देखना है कि प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर पाएगी यदि बाजार कीमत क्या है, P है ABC से कम। P क्या है, ABC से कम। तो क्या फर्म क्या करेगी, लाभ अधिकतमीकरण करेगी? नहीं। ये तो हमने कई बार बात कर ली कि अल्पकाल में फर्म को ABC से अधिक या ABC के बराबर कीमत तो मिलनी ही चाहिए, तभी फर्म उत्पादन करेगी। क्यों? क्योंकि फर्म स्थिर लागतों की हानि तो सहन कर सकती है, लेकिन परिवर्तनशील लागतों की हानि फर्म नहीं उठा पाएगी। उसे उसका मिलना अति आवश्यक है उत्पादन जारी रखने के लिए। तो यहाँ पर यही है कि नहीं, यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है तो फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकती, क्योंकि स्थिर लागत की प्राप्ति को तो दीर्घकाल पर क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, परंतु परिवर्ती लागत अल्पकाल में तो प्राप्त होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके आगे है कि इसलिए जिस बिंदु पर बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है उस पर फर्म कोई उत्पादन नहीं करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकती है यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम है। तो यहाँ पर भी वही है कि बाजार कीमत, अब दीर्घकाल की बात आ रही है कि दीर्घकाल में यदि न्यूनतम औसत लागत से कम कीमत है तो क्या फर्म उत्पादन करेगी? तो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दीर्घकाल में जो सारी लागतें कैसी होती हैं, परिवर्तनशील लागतें होती हैं, जिन्हें हम लागतें ही बोलेंगे। तो फर्म को औसत लागत तो मिलनी ही चाहिए। यदि औसत लागत नहीं मिल रही तो इसका मतलब फर्म क्या उठा रही है, हानि उठा रही है। इसीलिए फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। तो कीमतें औसत लागत की तुलना में तो अधिक होनी ही चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा है कि यदि दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण में बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम है तो फर्म उत्पादन क्या कर देगी, बंद कर देगी। यदि वाली स्थिति है तो फर्म क्या कर देगी, उत्पादन बंद कर देगी। दीर्घकाल में सारी लागत कैसी होती है, परिवर्तनशील लागतें होती हैं। यदि औसत लागत भी एक उत्पादन को प्राप्त नहीं हो रही है तो वह उत्पादन कतई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरीके से देखना है कि जहां कीमत अल्पकाल में तो क्या है,
जो एबीसी है उससे अधिक मिलनी चाहिए, उसके बराबर मिलनी चाहिए, और दीर्घकाल में जो कीमत है वो औसत लागत की तुलना में अधिक या बराबर मिलनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि पूर्ति वक्र क्या होता है, जो सीमांत लागत है उसी का भाग होता है जो कि औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम बिंदु से ऊपर होता है। तो क्या होता है, सीमांत लागत वक्र का वह हिस्सा जो न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर होता है, अल्पकाल में फर्म का क्या होता है, पूर्ति वक्र होता है। जैसे आप ये बना लीजिए AR बराबर MRP, ये हमारा मान लिया ABC है और ये हमारा है MC। तो सीमांत लागत का वह हिस्सा जो ABC के न्यूनतम बिंदु से निकल रहा है, जो ABC के न्यूनतम बिंदु से स्टार्ट हो रहा है MC, वही क्या है, फर्म का पूर्ति वक्र होता है अल्पकाल में। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो दीर्घकाल में औसत परिवर्तनशील लागतें नहीं होती तो सीमांत लागत वक्र का वह हिस्सा जो कि न्यूनतम औसत लागत से ऊपर होता है वो क्या होता है, दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र होता है। यहाँ पर यही है। अब आपको दीर्घकाल की स्थिति में बनाना है। ये मान लिया आपका हो गया LAC, ये आपका हो गया LMC, क्योंकि दीर्घकाल है ना ये, तो दीर्घकाल में ये वाला हिस्सा जो कि न्यूनतम औसत लागत से ऊपर है वो फर्म का पूर्ति वक्र कहलाएगा। सीमांत लागत वक्र का वह हिस्सा जो न्यूनतम औसत लागत के ऊपर है, अल्पकाल में फर्म का क्या कहलाएगा, पूर्ति वक्र कहलाएगा, न्यूनतम औसत लागत से ऊपर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो अभी हमने इसके 13 प्रश्न सॉल्व किए। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी तरीके से लिख के आने हैं, जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है एज अ होमवर्क, और इनको अच्छे से याद भी करना है। चैप्टर में हम इनको डिटेल में अच्छे से भी पढ़ चुके हैं। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप चैप्टर में अच्छे से उसको देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके आगे प्रश्नों के साथ। तब तक आपको ये सारे प्रश्न याद करने हैं, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।